चलिए, तो आज हम लोगों को भारत में मौसम को पढ़ना है। मौसम या फिर ऋतुओं को यहाँ पर हमको देखना है। तो जैसे कि इसको देखो, आप मौसम बोलो या ऋतु बोलो या फिर इसी को आप सीज़न भी कह सकते हो, है ना। सुने होंगे ना, समर सीजन, रेनी सीजन, इस प्रकार से अलग अलग सीजन आप लोग सुने होंगे। तो तीनों एक ही नाम है, ऋतु, मौसम और सीजन। जैसे कि आप लोग देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु जानते होंगे, समर सीजन बोलते हैं ना। ग्रीष्म ऋतु गर्मी का मौसम, इस प्रकार से वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, इस प्रकार से 4 प्रकार का हम लोग ऋतुओं को देखते हैं। ठीक है, 4 प्रकार का सीजन को हम लोग भारत में पढ़ते हैं। अभी हर 3-3 महीने में बदलते रहता है, ऐसे 3-3 महीने में बदलते रहता है ये। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करेंगे तो 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। इसी प्रकार से 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक का जो समय होता है उसको हम वर्षा ऋतु बोल देते हैं। और 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक का समय को शरद ऋतु बोल देते हैं। और 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च को क्या बोल देते हैं, शीत ऋतु बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इन ऋतुओं को, है ना, इन ऋतुओं को हम 4-4 3-3 महीने में इस प्रकार से बढ़ते, मतलब कि बदलते हुए देखते हैं, है ना। 3-3 महीने में क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है या फिर मौसम में परिवर्तन होता है। हर 3 महीने में इस प्रकार से मौसम परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब इसी में हम लोग एक मानसून पढ़ते हैं ये, ठीक है। वर्षा ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं, वर्षा ऋतु में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून पढ़ते हैं ये मानसून, और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग आगे चल करके इसको देखेंगे। फिलहाल अभी इसको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ चीज़ें और हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर मौसम बोल रहा हूँ या फिर ऋतु बोल रहा हूँ या फिर मैं सीज़न बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो है मौसम परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन या फिर सीजन में परिवर्तन, इस प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, मौसम, अब अगर यहीं पर अगर आपसे मैं ये बोलता हूँ कि जलवायु में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन क्या होता है ना, जलवायु क्या होता है। तो देखो, अब यहाँ पर मौसम या ऋतु और जलवायु, ठीक है, यहाँ पर जलवायु इस प्रकार से देखेंगे, ये जलवायु, ये दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में परिवर्तन का मतलब क्या है। जैसे अगर मैं जलवायु परिवर्तन बोल रहा हूँ तो ये अलग हो जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कुछ और ही मतलब कुछ और ही चीज़ है ये। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मौसम में परिवर्तन बोलते हैं, फिर ऋतु परिवर्तन बोलता हूँ, मतलब कि सिंपल यहाँ पर ही ये सब ऋतुएं इस प्रकार से हर 3 महीने में बदल रही हैं। तो ये जो ऋतु हम लोग देख रहे हैं, फिर जो मौसम देख रहे हैं, ये तो 3-3 महीने में इस प्रकार से बदलते जा रही हैं, बदलते जा रही हैं। और जबकि जलवायु की अगर बात करूँ तो जलवायु कैसे बदलेगा, ठीक है, जलवायु किसको बोलेंगे और जलवायु में परिवर्तन कैसे होगा। क्लाइमेट चेंज आप लोग सुने होंगे ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारी, मतलब जो ग्लेशियर है हमारे पृथ्वी का, वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। पृथ्वी धीरे धीरे, मतलब एक पृथ्वी में देखा है तो खतरा के जो संकेत है वो हमको दिखते जा रहे हैं क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से। और बहुत सारे लोग जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा टाइप से हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग ग्रेटा थनबर्ग एक नाम सुने होंगे। ग्रेटा थनबर्ग एक 12 साल की लड़की जो कि बहुत इसके पीछे काम की है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, ये जो मौसम होता है, अब इसमें परिवर्तन क्या होता है। मौसम में परिवर्तन आपको समझ में आएगा कि हर 3-3 महीने में इस प्रकार से बदलाव होगा, है ना, मौसम बदलते जाता है। अब इसको आप यहाँ पर समझिए, देखो, ये जब हम लोग भारत देखते हैं, जब हम लोग इस प्रकार से भारत देखते हैं, भारत कहाँ पे है पृथ्वी में, इस प्रकार से हम देखेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हम लोग भारत को देखते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा भारत यहाँ पर है ऐसे, और ये बीच में यहाँ पर भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के बाद इस प्रकार देखेंगे तो ये हम अक्षांश रेखाएं देखते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखा धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है। तो जैसे कि हमारे भारत में अगर मैं बात करूंगा, इस वाले क्षेत्र में हमारा भारत क्या है, एक छोटा सा एक भौगोलिक क्षेत्र है। पूरे पृथ्वी का हम बात करेंगे तो पृथ्वी के एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हमारा भारत आ रहे हैं। और इसी प्रकार से मानकर चलो और भी देश, है ना, और भी अलग अलग देश, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका मानकर चलिए, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, इस प्रकार से, है ना, इधर अफ्रीका है। तो ये जो भी देश हम लोग और देखते हैं, ठीक, इधर अफ्रीका हो गया, अलग अलग जो भी देश देखते हैं, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी देख रहे हैं, तो अलग अलग देश अलग अलग क्षेत्र में, छोटा छोटा भौगोलिक क्षेत्र सबके अलग अलग है। हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे तो भारत में जैसे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत देखते हैं, इस प्रकार से हिमालय पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट है ना। तो ये हिमालय पर्वत है, पश्चिमी घाट और जो भी पहाड़ी वगैरह है, या फिर हमारे जो भारत है उसका स्थिति अगर हम देख रहे हैं पृथ्वी में कहाँ पर है, भूमध्य रेखा से कितना दूरी पर है, अक्षांश रेखा, ठीक है, कौन कौन सी अक्षांश रेखा इसमें से गुजर रही हैं। तो ये बहुत सारा फैक्टर है जो कि भारत का जलवायु को भी प्रभावित करता है और मौसम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु को भी प्रभावित करता है और मौसम को भी प्रभावित करता है। देखो, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, जब हम लोग मौसम बोलते हैं तो मौसम में क्या होता है, एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र को लेते हैं। ठीक है, छोटे से भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि हम भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत ये कुछ इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से हैं। तो एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र में हमारा भारत यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर
यहाँ की जो वायुमंडल है उसकी दशाओं में अगर परिवर्तन होता है, भारत जहाँ पर है उस जगह की वायुमंडल में, मतलब वायुमंडल की दशाओं में अगर परिवर्तन होता है, उसको हम मौसम में परिवर्तन बोल देंगे। और वो भी कम समय अंतराल के लिए ना, मतलब कम समय मतलब कि 3-3 महीने में इस प्रकार से अगर बदलते जाएगा, हर 3-3 महीने में या फिर कम समय अंतराल में अगर इस वाले क्षेत्र की, मतलब ये छोटा सा जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसकी वायुमंडल की अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम मौसम बोल देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर बड़ा भौगोलिक क्षेत्र अगर ले लिया जाए, तो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र ले लिया जाए, मानकर चलो मैंने बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, इस प्रकार से ये वाला पूरा भौगोलिक क्षेत्र मैंने ले लिया, ठीक है, या फिर मैंने एक क्षेत्र ऐसा बोल दिया कि पूरा ये वाला जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है इसको मैंने एक बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। और दूसरा चीज़ मैंने क्या बोल दिया कि बहुत लंबी समय अवधि के बाद, ठीक है, बहुत लंबी समय अवधि के बाद एक बड़े से भौगोलिक क्षेत्र में अगर वायुमंडल की दशाओं में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम जलवायु परिवर्तन बोल देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज बोलेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बोलेंगे। तो मौसम में परिवर्तन या फिर ऋतु परिवर्तन और जलवायु में परिवर्तन सिर्फ अंतर इतना ही है कि मौसम परिवर्तन जब हम लोग बोलते हैं तो ये कम समय अंतराल के लिए होता है और छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है, ठीक है, छोटे भौगोलिक क्षेत्र में कम समय अंतराल में अगर वायुमंडल की अवस्था में या फिर वायुमंडल की दशा में अगर परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मौसम परिवर्तन बोल देते हैं, ठीक है, मौसम बोल देते हैं, मौसम परिवर्तन, ठीक है। जबकि अगर वही लंबी समय अवधि हो और बड़े भौगोलिक क्षेत्र हो, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र हो, तो उस कंडीशन में जलवायु कहलाएगा, ठीक है। तो ये जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है इसको आपको दिमाग में रखना है। अगर एक सीमित क्षेत्र है, मतलब एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र है ना, छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र है और एक कम समय अंतराल, ठीक है, कम समय अंतराल, एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र और कम समय अंतराल में मौसम, मतलब कि वायुमंडल की दशाओं में अगर परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मौसम परिवर्तन हो रहा है हर 3-3 महीने, इस प्रकार से ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, मौसम परिवर्तन बोल देंगे। कम समय अंतराल और छोटे भौगोलिक क्षेत्र, जैसे भारत एक छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में अगर भारत की जगह हम पूरा बड़ा सा एक भौगोलिक क्षेत्र इस प्रकार से ले लेते हैं और लंबा समय अवधि में अगर हम देखते हैं कि वहाँ का जो वायुमंडल की दशा में क्या परिवर्तन आया है, वायुमंडल की स्थिति में, अवस्था में क्या परिवर्तन आया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्लाइमेट बोल देंगे, क्लाइमेट चेंज बोल देंगे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन बोल देंगे। तो जलवायु परिवर्तन में ध्यान रखेंगे कि बड़ा भौगोलिक क्षेत्र आता है और दूसरा चीज़ बहुत लंबे समय अंतराल के बाद जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का। मानकर चलो अभी जिस प्रकार से गर्मी पड़ रहा है और लगभग 15-20 साल बाद आप अनुमान लगा सकते हो कि भारत में या फिर पूरे विश्व में या फिर जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो जितने भी देश हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले जितने देश हैं जहाँ पर अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज जो भी है वो सब में, इंडियन कंट्रीज वगैरह में भी, तो जितने भी भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो देश है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो ये 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद अगर हम देखेंगे, 25-30 साल बाद और भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता जा रहा है हमारे पृथ्वी का, इस वजह से गर्मी धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा, बहुत सारे ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, आप लोग सुने भी होंगे। तो और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी परिवर्तन, मतलब कि पड़ना जब शुरू हो जाएगा तो हम वहाँ पर बोल देंगे कि जलवायु परिवर्तन हो गया, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हो गया, हम ये बोल देंगे, जलवायु परिवर्तित हो गया बोलेंगे। भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, मतलब बड़ा सा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर जलवायु में परिवर्तन हो गया, वहाँ पर अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा, ठंडी कम समय के लिए आ रहा है जबकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगा। मौसम परिवर्तन नहीं बोलेंगे, मौसम तो हर 3-3 महीने में परिवर्तित होता है, ऋतु में परिवर्तन हर 3-3 महीने में होता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन बहुत लंबे समय अंतराल के बाद और बहुत बड़े जो विस्तृत क्षेत्र होता है वहाँ पर परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जलवायु और मौसम में या फिर ऋतु में क्या अंतर होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो जो जलवायु होता है इसमें इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए अब जलवायु को कौन कौन से कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो एक तो अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा प्रभावित करेगा, ठीक है। अक्षांश रेखा कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है, जैसे पृथ्वी और यहाँ पर इस प्रकार से भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हमारा भारत है यहाँ पर, ठीक, ऐसे हमारा भारत है यहाँ पर हिमालय पर्वत है ऐसे इस प्रकार से। तो देखो अक्षांश रेखा, तो जैसे कि हमारे भारत में जो जलवायु है, ये भारत में जो जलवायु है या फिर भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो जलवायु वाला जो क्षेत्र है, मतलब ये वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो जितने भी कंट्री आएंगे, जितने भी देश इस वाले क्षेत्र में आएंगे
उन सब की जलवायु लगभग लगभग समान होंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास ये सभी कंट्री है, इसलिए इन सब की जलवायु क्या होगी, लगभग समान होगी। जबकि यहाँ पर अगर कोई देश है, यहाँ पर कोई कंट्री है, उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर जलवायु अलग ही रहेगा, यहाँ पर भी जलवायु क्या रहेगा, अलग रहेगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है ना, इस प्रकार से जो अक्षांश रेखा इस प्रकार से बनाते जाएंगे, ये जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा पर निर्भर करती है जलवायु, है ना, अक्षांश रेखा पर निर्भर कर रही जलवायु। देखो अक्षांश रेखा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होते जाएगा, मतलब जलवायु अलग बनते जाएगा, अलग परिवर्तित होते जाएगा। इस प्रकार से यहाँ की जलवायु अलग है, ठीक है, यहाँ पर जलवायु अलग रहेगा, यहाँ पर जलवायु अलग है। तो अक्षांश रेखा से दूरी भी क्या करता है, जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सभी अक्षांश रेखा है ना, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आगे हम लोग इसको पढ़ भी लेंगे। इस प्रकार से सभी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस अक्षांश रेखाओं की वजह से, मतलब अक्षांश रेखाएं भी होती हैं जो कि क्या हो करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे जैसे अक्षांश रेखा से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, जलवायु परिवर्तित होती जाएगी। तो भारत का उत्तरी जो भाग है, भारत के जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, ठीक है, किसमें आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, याद रखेंगे। देखो उत्तरी भाग किसमें आ रहा है, शीतोष्ण कटिबंधीय में आ रहा है, जबकि दक्षिणी भाग होता है, मतलब दक्षिणी भाग जो है भारत का वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय में। आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो इस प्रकार से अलग अलग कटिबंध में इसको बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग जोन में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 23.5 डिग्री से लेकर के नीचे 23.5 डिग्री, मतलब कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा पढ़ते हैं ऐसे, तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो क्षेत्र है इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। और उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत देखो हमारे भारत का ये वाला क्षेत्र आ रहा है इस प्रकार से, है ना। तो भारत का जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है, इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है ये किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय जोन में आ रहा है, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, अलग अलग जोन में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो इस प्रकार से 23.5 डिग्री तक का जो लाइन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ये, ठीक है, मतलब भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री हम लोग ये जो यहाँ देखते हैं इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, है ना, ये रेखा कर्क रेखा कहलाता है। और इसी प्रकार से नीचे भी 23.5 डिग्री देखते हैं, इसको हम लोग क्या देखते हैं, मकर रेखा बोलते हैं इसको, ऐसे मकर रेखा। तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक का जो एक जोन है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको ट्रॉपिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ते रहते हैं और यहाँ पर हमेशा गर्मी बना रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, उष्ण रहेगा, उष्ण कटिबंधीय इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। तो भारत का जो दक्षिण वाला जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा क्या है, उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पर हमेशा गर्मी ज्यादा रहता है, उष्ण कटिबंधीय। जबकि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, उपोष्ण कटिबंधीय, या फिर इसको आप कह सकते हो शीत कटिबंधीय, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है वो शीत कटिबंधीय भी आप कह सकते हो, या फिर ये वाला जो क्षेत्र है इसको उपोष्ण कटिबंधीय आप कह सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर शीत कटिबंधीय बोल दिया, मतलब कि भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो क्या है, शीत कटिबंधीय यहाँ पर नाम दे दिया गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्र को आप शीत कटिबंधीय बोल सकते हो, लेकिन ये छोटा सा जोन और यहाँ पर बनता है जिसको उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, ठीक है। तो भारत का उत्तरी हिस्सा को देखोगे तो ये अलग जोन में आ रहा है, दक्षिणी हिस्सा को देखो तो अलग जोन में आ रहा है, ठीक है। इधर आप देखोगे उत्तरी हिस्सा को तो सब ट्रॉपिकल और थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेट जोन में चला जा रहा है। ऊपर वाला जो हिस्सा देखोगे इधर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो हिस्सा देखोगे तो टेम्परेट जोन में चला जाता है, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंधीय में चला जा रहा है। नीचे वाला हिस्सा उष्ण कटिबंधीय में आ रहा है। तो अलग अलग जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसमें होने की वजह से हमारे भारत में जो जलवायु है वो अलग अलग है, मतलब कि यहाँ पर जो अक्षांश रेखा होता है, अक्षांश रेखा ये जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। भारत का उत्तरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है, जबकि दक्षिण हिस्सा उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की अवस्थिति, तो हिमालय पर्वत की अवस्थिति कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। अगर हिमालय पर्वत ना रहे, है ना, हिमालय पर्वत यहाँ पर ये हिमालय पर्वत ना रहे तो इधर से ठंडी ठंडी जो हवाएं चलती है ना, इस प्रकार से साइबेरिया साइड से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, ये ठंडी ठंडी हवाएं हमारे भारत में आएंगी। और हिमालय पर्वत अगर नहीं रहे, मतलब हिमालय पर्वत नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे भारत में ये वाले क्षेत्र में पहुंच जाएंगी और पूरा ये वाले क्षेत्र में भी क्या करेगा, ठंडी ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर से जो हिमालय, मतलब ये साइबेरिया, ठीक है, इधर साइबेरिया है, तो साइबेरिया साइड से जो ठंडी ठंडी जो हवाएं आती हैं, या फिर उत्तरी ध्रुव साइड से जो ठंडी ठंडी जो हवाएं इस प्रकार से भारत साइड आती हैं, उसको हिमालय पर्वत रोक लेता है। हिमालय पर्वत रोक करके ठंड से हमको बचाता है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की अवस्थिति भी क्या है, हिमालय पर्वत की अवस्थिति भी क्या करता है, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है ना, जलवायु को अलग बना के रखा हुआ है। तो हिमालय पर्वत की अवस्थिति भी है जो कि हमारे भारत की जलवायु को अलग बनाता है, ठीक है। देखो
भारतीय उपमहाद्वीप को साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से बचाती है। कौन बचाती है? हिमालय पर्वत। तथा मानसूनी पवनों को रोक करके वर्षा का कारण बनाती है। इसी प्रकार से जो मानसूनी पवन इधर हम लोग देखते हैं, इधर से जो मानसूनी पवनें पहुंचती हैं ऐसे भारत में, उसको ऐसे रोकती हैं, यहाँ पर जाकर के रोक लेंगी और रोक रोक करके यहाँ पर भारत में वर्षा कराती हैं। ये जो हिमालय पर्वत है वो, ठीक है, हिमालय पर्वत क्या करता है? मानसूनी पवनों को रोक करके वर्षा भी कराता है। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत की अवस्थिति भी क्या है? हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तट से दूरी, ठीक है, समुद्र तट से दूरी, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, समुद्र तट से दूरी, जैसे कि हमारा भारत इस प्रकार से है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे ना, मैक्सिमम लोग इसको समझ ही नहीं पाते इसका मतलब क्या है, क्योंकि साइंस का थोड़ा बहुत इसमें पोर्शन जुड़ जाता है। जैसे कि देखो, इधर क्या है? समुद्र है, इधर क्या है? समुद्र है, इधर समुद्र है, नीचे में इस प्रकार समुद्र है, यहाँ पर पूरा स्थल वाला भाग है, ठीक है, ये स्थल वाला भाग है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, अब दो आदमी मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक, इस प्रकार से दो आदमी यहाँ पर क्या है? खड़े हुए हैं। अब देखो, अगर मतलब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि इस आदमी को, ठीक है, मतलब ये जो ए खड़ा हुआ है, ए आदमी, और ये बी आदमी, तो इस ए आदमी को ठंडी के सीजन में ना तो ज़्यादा ठंड का एहसास होगा और ना तो गर्मी के सीजन में ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि वो समुद्र तट के नज़दीक में है। समुद्र के नज़दीक होने की वजह से ना तो उसको ज़्यादा ठंडी का एहसास होगा ठंडी के सीजन में, और गर्मी के सीजन में ना तो ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि पानी का जो ऊष्माधारिता होता है, पानी का ऊष्माधारिता बहुत अधिक होता है। मतलब उसको जब गर्म करो तो बहुत देरी से गर्म होता है और अपने अंदर में ऊष्मा को अवशोषित करके रख लेता है, अपने अंदर में ऊष्मा को अवशोषित करके रख लेता है। और जब उसको ठंडा करने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 ऊष्मा को रिलीज करता है, ठीक है, धीरे 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 ऊष्मा को अपने बाहर निकालता है वो। तो पानी क्या करता है? ऊष्मा को सोख करके, मतलब ऊष्मा को अपने पास अंदर में क्या करता है? वो धारण करके रख लेता है। पानी को ऊष्माधारिता उसकी बहुत ज़्यादा होती है पानी की, है ना। पानी क्या करती है? ऊष्मा को अपने अंदर धारण करके रख लेता है। पानी को ऐसा कह सकते हो कि सोख लेता है। ऐसे सोखना तो गलत हो जाएगा, गलत वर्ड हो जाएगा, लेकिन पानी क्या करती है? ऊष्मा को अपने अंदर धारण करके रख लेती है। ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता बहुत, अब देखो ये समुद्र के आसपास क्या है? पानी है, समुद्र के आसपास पानी है, तो यहाँ का जो पानी रहेगा, इस प्रकार समुद्र में जो पानी है उसको, उसकी क्या है? ऊष्माधारिता अधिक होती है, पानी की ऊष्माधारिता अधिक होती है। मतलब यहाँ का जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र को गर्मी सीजन में गर्म होने में भी टाइम लगेगा और ठंडी में ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी है, पानी को गर्म करने में भी टाइम लगता है और ठंडा करने में भी टाइम लगता है, ऊष्माधारिता अधिक होने की वजह से। तो समुद्र तट वाले जो क्षेत्र होता है, तटीय जो क्षेत्र होता है, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मी सीजन में, ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है ठंडी सीजन में। जबकि यहाँ पर अगर मैं स्थल वाले भाग में अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर बोलो या फिर यहाँ पर बोलो या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, वहाँ अगर स्थल है, मतलब कि ज़मीन है, तो स्थल वाले भाग को गर्म होने में ना तो ज़्यादा टाइम लगता है और ना तो ठंडा होने में टाइम लगता है। मतलब जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम बात करें रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, तो रेगिस्तान तो और जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान वाले क्षेत्र में जाएंगे तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, क्योंकि ये बहुत समुद्र तट से दूर भी है। और दूसरा रीजन यह है, यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे नहीं होते, पूरा वहाँ पर क्या होता है? भूमि बंजर और वहाँ पर रेत होता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा गर्मी के सीजन में और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ठंडी के सीजन में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो आदमी खड़ा है उसको गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगा, ठीक है। और इसको गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा, है ना, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा और ठंडी में ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगेगा। मतलब कि समुद्र के किनारे अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसको ना तो ज़्यादा गर्मी लगेगा गर्मी सीजन में, ना तो ठंडी सीजन में ज़्यादा ठंडी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर समझा, क्योंकि ऊष्माधारिता पानी की अधिक होती है स्थल वाले भाग में, वैसा कोई फीचर, वैसा कोई फैक्टर काम नहीं करता। तो समुद्र तट से दूरी का समझो। समुद्र तटीय भाग में तापांतर बहुत कम होता है, ताप में अंतर बहुत कम होता है। मैंने समझाया ना कि ताप में अंतर कम होगा, मतलब कि गर्मी के सीजन में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगा और ठंडी के सीजन में ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगा। मतलब ताप में अंतर बहुत कम होता है समुद्र के तटीय भाग में। मतलब ना तो ज़्यादा गर्म होता है, तटीय भाग ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना। मतलब ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना तो ज़्यादा ठंडा होगा, मतलब कि तापांतर क्या होगा? बहुत कम होता है। ताप में जो अंतर होता है बहुत कम होता है। स्थल के अपेक्षा जल देरी से गर्म व ठंडा होता है, ठीक है। स्थल के अपेक्षा जल देरी से गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है। इस प्रकार से बोले, देखो जल क्या करता है, मतलब पानी जो होता है
वो स्थल की अपेक्षा देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा, मतलब उसका ऊष्माधारिता बहुत अधिक होता है। पानी की ऊष्माधारिता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। समुद्र तट से जितना दूर जाएंगे उतना ही तापांतर बढ़ते जाता है। ठीक है, समुद्र तट से जितना भी हम दूर जाते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा? तापांतर बढ़ते जाएगा, मतलब कि गर्मी के सीजन में ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठंडी के सीजन में ज़्यादा ठंडी लगेगा, ताप में अंतर बढ़ जाएगा समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई आदमी यहाँ पर अगर खड़ा हुआ है, कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और जैसे जैसे दूर जाएगा इस प्रकार समुद्र तट से, तो इसको ये वाले क्षेत्र में आने के बाद इसको गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगा और ठंडी में ज़्यादा ठंडी लगेगी। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर में जो डिफरेंस रहेगा, है ना, T1 और T2, इसमें जो डिफरेंस रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, ऐसा टाइप से। मतलब कि ताप गर्मी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ठंडी में बहुत कम हो जाएगी, इस प्रकार से। समुद्र तट में वैसा नहीं होता है, गर्मी में कम गर्मी और ठंडी में कम ठंडी, इस प्रकार से है, मतलब ताप में अंतर बहुत कम होता है। समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखो जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ते जाएं, ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए, समुद्र तट से दूरी हम लोग समझ गए। अब जैसे जैसे हम लोग अगर ऊंचाई की बात करेंगे इस प्रकार से, पहाड़ वगैरह क्षेत्र में आप चढ़ेंगे इस प्रकार से, पहाड़ में चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे चढ़ते जाएंगे इस प्रकार से, तो जितना आप ऊपर जाएंगे, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही तापमान में क्या होता है? कमी आते जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, जितना पहाड़ वगैरह आप चढ़ेंगे तो ताप में क्या होते जाता है? कमी आते जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद अगर हम आगे और देखेंगे समताप मंडल वगैरह हम लोग और ऊपर इस प्रकार से देखते हुए जाते हैं तो वो अलग बात है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे समुद्र तल से अगर हम ऊंचाई अगर देखें, अगर कोई पहाड़ वगैरह हम चढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता जाता है? तापमान में कमी आती जाती है, टेम्परेचर धीरे 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 गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई ये हम लोग देख लिए। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? टेम्परेचर गिरते जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता जाता है? गिरते जाता है, टेम्परेचर कम होते जाएगा, जबकि प्रेशर क्या होते जाते हैं? प्रेशर भी क्या होता जाएगा? गिरते जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या हो जाता है? कम होना शुरू हो जाता है ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं तो। ठीक है, नीचे में क्या होता है? प्रेशर भी अधिक होता है और टेम्परेचर भी अधिक होता है, ऐसा टाइप का है। आप लोगों को मैं जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे हम ऊपर जब जाते हैं पानी को जब बॉईल करते हैं, है ना, तो बॉइलिंग जो पॉइंट होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हाइट का, उसको हम लोग देखेंगे। उच्च आवाज देखिए अब। अच्छा देखो, ये समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र में या फिर जितने भी जो पहाड़ी वाले क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा रहती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पर थोड़ा गर्मी, सॉरी, वहाँ पर जो तापमान होता है वो ज़्यादा रहता है, ऐसा टाइप का है। और है ना, इस प्रकार से जैसे कि पहाड़ वाले क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा यहाँ पर टेम्परेचर। मैदानी क्षेत्र में जाओगे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ऐसा टाइप का होता है। उच्च आवाज़ देखो, उच्च आवाज़ का मतलब है कहीं पर पर्वत कहीं पर पठार। भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको देखोगे तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं पर कुछ और है, कहीं पर रेगिस्तान है। तो भारत में सभी जगह एक समान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो कि सिंपल छोटे छोटे देश होता है, और छोटे छोटे देश होते हैं जहाँ पर कहीं पर अगर मैदान है तो मैदान ही मैदान रहेगा, है ना। वैसे बहुत सारे देश हैं, कहीं पर अगर पहाड़ है तो पहाड़ी पहाड़, जैसे कि आप चले जाओ भूटान साइड चले जाओ, वहाँ पर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है ना। नेपाल साइड चले जाओ पूरा पहाड़ पहाड़ दिखेगा, जबकि इधर रूस साइड आप चले जाओ बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पूरा मैदान मैदान दिखेगा। तो छोटे छोटे जो देश होते हैं बहुत सारे मैदान ही मैदान होते हैं, कहीं कहीं पर रेगिस्तान रेगिस्तान है। तो वैसे टाइप के बहुत सारे देश होते हैं। तो उसमें देखो हमारे भारत में उच्च आवाज़ है, मतलब कि हमारे भारत में हर प्रकार का है भौगोलिक उसका स्वरूप जो है बहुत क्या है, उच्च आवाज़ टाइप की। उच्च आवाज़ मतलब कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, इस प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें भी है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ है, जैसे कि जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम हम लोग देखने वाले हैं, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। पश्चिमी विक्षोभ, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है भारत का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग देखने वाले हैं। जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है, आगे हम लोग बात करेंगे। जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ आता है भारत में। और दक्षिण पश्चिम मानसून भी है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर को आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये सब फैक्टर है जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब देखिए भारत में जो मौसम होता है ना, भारत में जो मौसम है, भारत में जो ऋतुएं हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें हमको ये मानसून को पढ़ना है। मानसून को पढ़ने के लिए बहुत सारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद फिर कहीं जा करके मानसून हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो भारत में जो मानसून है तो उसको तो बाद में देखेंगे, है ना। यहाँ पर पहले देखो क्या क्या है, ऋतु को कितने प्रकार के हैं और कब से कब तक है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है मैंने बताया आपको 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का। वर्षा ऋतु मैंने बताया कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर। उसी प्रकार शरद 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और दिसंबर से मार्च यहाँ पर शीत ऋतु। तो अलग अलग प्रकार की 4 ऋतु हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जब ग्रीष्म ऋतु रहता है तो वहाँ पर मतलब भारत में
चक्रवात के माध्यम से वर्षा होती है। ठीक है, भारत में चक्रवात के माध्यम से वर्षा होती है ना, याद रखेंगे। ऐसे भारत है तो इसके ये वाले क्षेत्र में आप देखेंगे, तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरिया में जब देखेंगे, कोस्टल क्षेत्र में इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है इस प्रकार से। ठीक है, तटीय क्षेत्र में क्या होता है, चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जो ग्रीष्म ऋतु होता है, खासकर ग्रीष्म ऋतु में ही चक्रवात हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में चक्रवात देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो जो स्थल वाला भाग है वो ज़्यादा गर्म होता है और जो जल वाला भाग है वो कम गर्म होता है। मैंने बताया क्योंकि पानी की ऊष्माधारिता क्या होती है, पानी की ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है, इसलिए गर्म होने में टाइम लगता है। इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, यहाँ का गर्म होने में टाइम लगेगा, इसको गर्म होने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, ये देरी से गर्म होगा, क्योंकि पानी की ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। पानी गर्म करने में भी समय लगता है और ठंडा करने में भी समय लगता है। तो यहाँ पर अब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर T1 हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ इस प्रकार से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ठीक, ऐसे टाइप से। तो ये हवाएं जब चलती हैं तो ये इस प्रकार से गोल गोल घूम जाती हैं ऐसे, इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, यहाँ पर चक्रवात आना शुरू हो जाता है। तो चक्रवात जो आता है यहाँ पर समुद्र के तटीय वाले क्षेत्र में ज़्यादा आता है। ठीक है, चक्रवात से वर्षा जब भी होता है तो वो ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवात की वजह से क्या होता है, ज़्यादा वर्षा हमको भारत में देखने को मिलता है तटीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे, ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल, ये तटीय क्षेत्र। इसी प्रकार से यहाँ पर है ना, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये वाले क्षेत्र में चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा होती है। अब वर्षा ऋतु जब आता है, वर्षा ऋतु में जब हम लोग देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, इस प्रकार से इधर से दक्षिण पश्चिम साइड से एक मानसून आती है। इस प्रकार से जैसे ही गर्मी का सीजन समाप्त होता है, ग्रीष्म ऋतु जैसे ही समाप्त होता है हमारे भारत में, वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु जब शुरू होता है तो वर्षा ऋतु कहाँ से होता है, मतलब वर्षा कहाँ से होती है, इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे भी अच्छे से। इसके बाद जैसे शरद ऋतु आता है, जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या, शरद ऋतु के आने के बाद, मतलब शरद ऋतु जब आता है तो लौटता हुआ मानसून आता है हमारे भारत में। ठीक है, भारत में क्या होगा, लौटता हुआ मानसून आएगा। मतलब ये जो मानसून अभी हम लोग देखे हैं ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर जो दक्षिण पश्चिम मानसून देखें तो दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है, लेकिन लौटता हुआ मानसून इधर से आएगा, ऐसे ऐसे लौट रहा है। इधर ये ऐसे जा रहा था दक्षिण पश्चिम मानसून, अब ये लौट रहा है। तो जो लौटता हुआ मानसून है इस प्रकार से है। इस लौटते हुए मानसून से मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, लौटता हुआ मानसून से मतलब कि रिट्रीटिंग मानसून से शरद ऋतु में क्या होती है, वर्षा होती है। अब इसके बाद आता है शीत ऋतु। अब ये देखो, रिट्रीटिंग जो मानसून होता है शरद ऋतु, शरद ऋतु में जो वर्षा होती है खास करके यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब कि लौटते हुए मानसून की वजह से। अब यहाँ पर शीत ऋतु, शीत ऋतु में होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, पश्चिमी गर्त की वजह से, मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। भारत में जो वर्षा होता है ना, ये जो शीत ऋतु में, वो होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, तो जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इधर से। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से इस प्रकार से एक जेट स्ट्रीम चलता है और जेट स्ट्रीम अपने साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसको लेकर के आता है और ला करके यहाँ पर जो हिमालय पर्वत वाले जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत हो गया और यहाँ पर मतलब जो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, कुछ भाग यूपी का, पंजाब का, तो ये वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाता है किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, शीत ऋतु में अगर हिमालय वाले मतलब कि जो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर अगर बर्फबारी होता है, ओले गिरते हैं, बड़े बड़े जो बर्फ अगर गिर जाते हैं वहाँ पर बर्फबारी होता है, ओलावृष्टि वगैरह होता है ना, तो वो क्यों होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। कभी कभी हमारे भारत में हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी उसका प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऋतुएं, और 4 ऋतुओं में जो वर्षा होने का रीज़न, हमारे भारत में बारिश होने का जो कारण है वो अलग अलग है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करेंगे तो 74% जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। ठीक है, इधर जो हम लोग देखें ना दक्षिण पश्चिम मानसून, इस दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से 74% वर्षा हमारे भारत में होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग चक्रवात देखे हैं, इन चक्रवात की वजह से मात्र 10% की वर्षा होती है भारत में। ठीक है, इन चक्रवात की वजह से भारत में वर्षा कितनी होती है, 10% होती है। जबकि अगर हम लौटता हुआ मानसून की बात करेंगे, लौटता हुआ मानसून से मात्र 13% की वर्षा होती है। इस प्रकार जो मानसून इधर से लौटती है, इस लौटते हुए मानसून से 13% की वर्षा हमारे भारत में होती है। और ये जो पश्चिमी गर्त देखे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इधर हम लोग देखे हैं, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मात्र 3% हमारे भारत में वर्षा होती है। ठीक है, तो ये 3%, ये 10%, ये 13%, ये 74%, कुल मिलाकर के 100% जो हमारे भारत में वर्षा हो रही है
ये 100% वर्षा इस प्रकार से बटा हुआ है 4 भागों में। अब हमको आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको यहाँ पर देखेंगे, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, और उसके बाद बहुत सारे जो हमारे पास छोटा मोटा फैक्ट है उसको आगे हम लोग समझेंगे। फिर मेन दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मैंने इसको पहले भी आपको समझाया हुआ था। देखो, यहाँ पर ये जो है ये भूमध्य रेखा है ना। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर बोलो या फिर भूमध्य रेखा बोलो ये। इसके बाद यहाँ पर मैं जितना भी लाइन में खींचते जाऊँगा, ठीक है, मतलब ये जो मैं लाइन खींचा हूँ ये अक्षांश रेखा है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। ये जिस प्रकार से मैं जितना भी लाइन खींचूंगा सभी क्या रहेगा? अक्षांश रेखा रहेगा। और 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश इस प्रकार से ऊपर बढ़ते हुए, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस प्रकार से बढ़ते हुए रहेगा। और जब हम लोग यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में जब पहुँच जाएंगे, 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा में पहुँचूंगा तो इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार से नीचे में जो 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। इसको हम बोलेंगे मकर रेखा। ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा है ना। तो ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक ये वाला जो जोन हमको दिखाई दे रहा है, इस जोन को बोलते हैं उष्णकटिबंधी। ठीक है, इस जोन को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधी कहा जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उष्णकटिबंधी। और उष्णकटिबंधी में हमारा भारत किस प्रकार से दक्षिण वाला हिस्सा आ रहा है। इसके बाद और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मतलब कि 23.5 डिग्री से हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग 23.5 डिग्री तक पहुँच गए थे। 23.5 डिग्री थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग 10 डिग्री ऊपर चले जाएंगे, लगभग 10 डिग्री के आसपास हम और ऊपर जब जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर फिर से एक जोन मिलेगा। इसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधी बोलेंगे। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधी, इस प्रकार से ये वाला जोन को। इसी प्रकार से मैं और आगे बढ़ा और मैं 66.5 डिग्री ऊपर इस प्रकार से जब जाऊँगा यहाँ पर, तो इसको कहा जाएगा शीतोष्ण कटिबंधी। ठीक है, ये वाला जो जोन है इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधी, मतलब कि टेम्परेट जोन है ना। और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधी मतलब कि सब ट्रॉपिकल जोन, और उष्ण कटिबंधी मतलब क्या? ट्रॉपिकल जोन था। तो ये इस प्रकार से मैं 66.5 डिग्री चला गया, तो ये हमको ये देखने को मिला। और इसके बाद का इधर, मतलब ये जो उत्तरी ध्रुव या फिर यहाँ नीचे हम देखोगे तो दक्षिणी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव से लेकर के यहाँ तक का ये वाला जोन बोलो या फिर ये वाला जोन बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधी बोलेंगे, फ्रिजिड जोन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जोन अगर पूछा जाएगा तो शीतोष्ण कटिबंधी इधर को कह सकते हो, इसको शीतोष्ण कटिबंधी। यहाँ पर इसको पूछा जाएगा तो ये है उपोष्ण कटिबंधी, और यहाँ पर इसको पूछा जाएगा तो ये उष्ण कटिबंधी या फिर ट्रॉपिकल जोन है। तो इस प्रकार से अलग अलग जोन में इसको विभाजित किया गया है। चलिए, अब हमको यहाँ पर समझना ये था कि हमारा भारत कहाँ पे है। हमारा भारत कहाँ पे है ये हमको देखना होता है। तो ये हमारा भारत यहाँ पर है, मतलब अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमारा भारत जो भारत है वो कुछ हिस्सा ऊपर का उपोष्ण कटिबंधी अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधी आएगा। ये फिर आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन है उसको शीतोष्ण कटिबंधी बोलेंगे, और उसी के अंतर्गत यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधी रहेगा। उसी के अंतर्गत क्या रहेगा? उपोष्ण कटिबंधी। ऐसे मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारा भारत का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला हिस्सा उष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आ रहा है। ऊपर वाला हिस्सा या तो आप चाहो तो शीतोष्ण कटिबंधी कह सकते हो या फिर उपोष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है, ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा भारत को ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा जाता है, ये उष्ण कटिबंधी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उष्ण कटिबंधी, क्योंकि हर लाइन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ का जब पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ का मानसून जब मैं पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ तो पूरा का पूरा यहाँ पर उष्ण कटिबंधी के अंतर्गत आता है ना। लगभग ऊपर का थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ दो, क्योंकि ऐसे यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। हम जानते हैं कोरिया वाले क्षेत्र, सॉरी जो कोरिया है, बलरामपुर है, उधर से ऐसे गुजरती है। तो कुछ हिस्सा ऊपर का छोड़ दो, बाकी का लगभग पूरा किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधी, मतलब कि ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ को जब भी पूछा जाएगा तो उष्ण कटिबंधी बोलेंगे, उष्ण कटिबंधी जोन के अंतर्गत आता है। मतलब छत्तीसगढ़ का मानसून कैसा है पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे उष्ण कटिबंधी मानसून है। ठीक है, या फिर उष्ण कटिबंधी जलवायु है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा टाइप का है। चलिए, फिलहाल उष्ण कटिबंधी को दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, हमारा जो सूर्य है और इधर ये जो पृथ्वी है, इसकी स्थिति को समझना है।
सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखिएगा कि जो सूर्य मतलब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, वो इस प्रकार से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ऐसे ये लंबवत ना होकर क्या है, मतलब ये लंबवत ना होकर कितना है, इस प्रकार से 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुक गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कोण दिखा गया है, मतलब कोण दिखाया गया है इस प्रकार से। तो इसको आप यहाँ पर समझिए, बीच में यहाँ पर सूर्य है, चारों ओर इस प्रकार से हमारा पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, और ये भी जानते हैं कि हमारा पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है ना, इस प्रकार से क्या है, झुका हुआ है। इस प्रकार से देखो यहाँ पर भी से झुका दिए हैं, यहाँ भी झुका गया है ना, यहाँ भी झुका हुआ है। अभी गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो झुके होने की वजह से यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाला जो है ये भूमध्य रेखा है, इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, मकर रेखा, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा, कर्क रेखा है। तो अभी मैं इसमें सूर्य की किरणों की बात करूंगा तो कहाँ पर पड़ेंगी, मतलब कहाँ पर पड़ेगा सूर्य की किरणें, यहाँ पर पड़ेगा इस प्रकार से। मतलब कि मकर रेखा में, इस स्थिति में क्या है, मकर रेखा में सूर्य की किरणें पड़ेंगी। मतलब कि जब विंटर सीजन जब रहेगा, विंटर में क्या होता है, हमारे भारत में ठंडी रहता है ना, ये मान के चलो इधर हमारा भारत है ना, भारत तो पीछे साइड चला गया है, मान के चलो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत, ये भूमध्य रेखा से ऊपर है ना हमारा भारत, तो भूमध्य रेखा से ऊपर मतलब कि कुछ इस वाले भाग में मान के चलो इस प्रकार से, ये यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है हमारे भारत से, तो हमारे ऊपर भारत यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो भारत में लंबवत ना पड़ के इधर जो मकर रेखा है नीचे है ना, मतलब कि मकर रेखा, मतलब कि यहाँ पर कर्क रेखा में लंबवत ना पड़ के मकर रेखा में सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो इस कंडीशन में हमारे भारत में क्या रहेगा, ठंडी रहेगा। मतलब कि ये दिसंबर जनवरी की जो महीना होता है वो महीना इस प्रकार से ऐसा रहेगा, जिस समय सूर्य किरणें मकर रेखा में लंबवत पड़ेंगी उस समय हमारे भारत में क्या रहेगा, ठंडी रहेगा। अब जैसे समर सीजन है, ठीक है, समर सीजन मतलब कि मई जून का जो महीना होता है, मई जून के महीना में क्या होता है, इस प्रकार से जो ये जो कर्क रेखा है, इस प्रकार से ये कर्क रेखा, नीचे में यहाँ पर मकर रेखा। ठीक है, हमारा भारत कहाँ, हमारा भारत एक कर्क रेखा के आसपास में कहीं पर है ना, कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है ना भारत से ऐसे। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो सूर्य किरणें हैं कहाँ पर पड़ेंगी, इस प्रकार से कर्क रेखा में लंबवत पड़ेंगी है ना, सूर्य किरणें कैसे पड़ेंगी, इस प्रकार से कर्क रेखा में लंबवत पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारे भारत में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, समर सीजन आ जाएगा है ना, हमारे भारत में क्या रहेगा, गर्मी रहेगा, समर सीजन रहेगा। तो इस प्रकार से ये स्थिति होता है सूर्य का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमको दो ही चीज़ को समझना है, और ये दो स्थिति ऐसा रहेगा जब सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें ना तो कर्क रेखा में पड़ेंगी और ना तो मकर रेखा में पड़ेंगी, इसके भूमध्य रेखा में पड़ेंगी। इस प्रकार से सूर्य की जो किरणें कहाँ पड़ेंगी, भूमध्य रेखा में पड़ेंगी ऐसे है ना, उस साइड से पड़ेंगी, फिलहाल इस साइड दिख नहीं रहा है ऐसे टाइप से, तो इधर ये वाला जो रेखा रहेगा ना भूमध्य रेखा, वहाँ पर पड़ेंगी। मतलब इसको आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर सूर्य है, ये आपका ये दिसंबर जनवरी का महीना है। ठीक है, दिसंबर जनवरी के महीने में सूर्य की जो किरणें हैं, अब यहाँ पर एक और डेट याद रखेंगे, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत सीधा यहाँ पर मकर रेखा में पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ पर पड़ती हैं, 22 दिसंबर को मकर रेखा में पड़ती है। तो 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है, मतलब 22 दिसंबर एक ऐसा दिन होता है जिस दिन क्या होता है, हमारा जो भारत है, हमारे भारत में रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, मतलब रात लंबा और दिन छोटा होता है, ऐसे आप कहेंगे। तो 22 दिसंबर एक ऐसा समय होता है, मतलब एक ऐसा दिन है, 22 दिसंबर वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हमारे भारत में क्या होता है, रात सबसे लंबी होती है और दिन क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, रात लंबी और दिन छोटा, ऐसा टाइप का है। चलो, अब जैसे कि इसमें धीरे धीरे सूर्य, मतलब यहाँ पर था, धीरे धीरे इधर बढ़ेगा है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा। तो मार्च में सूर्य किरणें कुछ इस प्रकार से, मतलब यहाँ पर रह करके ऐसे मार्च में यहाँ पर पड़ेंगी सूर्य किरणें भूमध्य रेखा में। तो भूमध्य रेखा में जब सूर्य किरणें पड़ेंगी 21 मार्च को, तो 21 मार्च के दिन हमारे भारत में दिन और रात बराबर रहेगा। ठीक है, दिन और रात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी प्रकार से सूर्य किरणें अब यहाँ पहुँच जाएंगी, मतलब सूर्य यहाँ पर पहुँच ऐसे पड़ेगा, सूर्य किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। तो इस स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो 21 जून, ठीक है, 21 जून का एक दिन आपको लेना है जिस दिन यहाँ पर इस प्रकार सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, ये कर्क रेखा में। ये कर्क रेखा में जब सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है तो हमारे भारत में इस दिन बहुत, मतलब इस दिन का जो दिन होता है, दिन बड़ा हो जाता है। ठीक, दिन क्या रहेगा, बड़ा रहेगा और रात छोटा रहेगा। ठीक है, रात छोटा रहेगा और दिन बड़ा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। 22 दिसंबर को क्या था हमारे भारत में, 22 दिसंबर को हमारे भारत में क्या था कि दिन छोटा हो गया था और रात बड़ा हो गया था। ठीक है, ऐसा टाइप का है। तो दो चीज़ को याद रखेंगे। और इसी प्रकार से जून के बाद
जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर फिर पहुंचेंगे, सितंबर फिर पहुंचेंगे तो यहाँ पर दिन और रात फिर बराबर हो जाएगा। मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि 21 जून को हमारे भारत में दिन बड़ा रहता है, रात छोटा होता है। 22 दिसंबर को हमारे भारत में रात बड़ा होता है, दिन छोटा हो जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डेट ऐसा होता है जिस दिन दिन और रात बराबर रहता है हमारे भारत में। ठीक है, दिन और रात क्या होता है, बराबर रहता है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा, है ना। ये तीन चार जो भी मैं फैक्चुअल चीज़ यहाँ पर बताया हूँ उसको आप दिमाग में रखना है। ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए, अब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना है। अब आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पर ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मतलब कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको बोलते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको समझने से पहले आप थोड़ा इसको एक चीज़ और समझिए। जैसे देखिए, ये पृथ्वी के मतलब हमारा पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा है, ठीक, इक्वेटर है ये। तो ये जो इक्वेटर है यहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग मतलब सूर्य क्या है, लगभग यहाँ इस प्रकार से ऐसे रहते हैं, यहाँ पर रहता है। मतलब सूर्य की किरणें यहाँ पर लगभग वर्ष भर क्या होता है, लंबवत पड़ता है। इस प्रकार से सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ने की वजह से यहाँ का जो तापमान रहता है, यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर रहेगा हमेशा ज़्यादा रहेगा। यहाँ का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। मतलब जैसे कि आप गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे, हवा को आप गर्म करोगे तो उसका जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो कम होने लगता है, वो फैलना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, फैलना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास अगर हवाएं हैं उसको हम गर्म करेंगे, सूर्य किरणें वहाँ पर लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ की जो हवाएं वो फैलने की कोशिश करेंगी और फैलने को ऐसे ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। इसीलिए हम लोग जो पृथ्वी का वायुमंडल देखते हैं ना, पृथ्वी का वायुमंडल कुछ इस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल का जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ध्रुव में तो चौड़ाई कम होता है इसका, ठीक, ऐसा टाइप से। उसको फिलहाल वायुमंडल पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्या समझाया कि ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वर्ष भर यहाँ पर सूर्य किरणें लंबवत इस प्रकार से पड़ते रहती हैं ऐसे, इस प्रकार से, इसलिए इसका क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। प्रेशर जब कम होगा मतलब यहाँ की जो हवाएं होंगी, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, और जब यहाँ की हवाएं जब गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, ये हवाएं गर्म होकर जो ऊपर उठती हैं तो इधर से जो हवाएं हैं वो चलती हैं, मतलब इधर जो पवनें हैं वो इस प्रकार से इधर चलती हैं इस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए। मतलब जहाँ पर कम प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर जहाँ पर है, जहाँ की हवाएं ऊपर उठ गई हैं, उस जगह को भरने के लिए इधर इधर से हवाएं चलना शुरू हो जाती है। मतलब यहाँ से जो पवनें हैं वो चलेंगी और जा करके इस वाले क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में जहाँ मिलेंगी, मतलब कि भूमध्य रेखा के आसपास में जाकर के मिलेंगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो पवनें यहाँ पर चल रही है ना इस प्रकार से, ये जो पवनें चलती हैं इसको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, है ना, व्यापारिक पवनें इसको कहा जाता है। इस प्रकार से इसको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, मतलब ट्रेड विंड बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है ट्रेड, देखो, तो ट्रेड विंड इसको कहा जाता है इस प्रकार से। क्योंकि इसको ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जो व्यापारी होते थे इसी पवनों का उपयोग करके वो व्यापार के लिए निकलते थे, ठीक है, उनको पता होता था कि कब कहाँ से कहाँ हवाएं चलेंगी, कहाँ से कहाँ पवनें चलेंगी, तो हमको उसी डायरेक्शन में जाना है, ठीक, इस प्रकार से। मतलब उनको आने जाने में सहूलियत होता था। पहले का जो बड़ा बड़ा जहाज होता था, है ना, इस प्रकार से, इसमें क्या होता था कि ऐसा बड़ा सा पर्दा टाइप का लगा रहता था, मतलब कपड़े के इस प्रकार से बड़ा सा पर्दा टाइप का लगा रहता था ना, जो क्या होती थी, हवाओं को जैसे इस प्रकार से ऑटोमेटिक जहाज की इस प्रकार से गति प्रदान करती थी। तो ऐसा ये होता है। तो ये जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या चलती हैं, ये ट्रेड विंड चलती हैं, मतलब कि व्यापारिक पवनें चलती हैं इस प्रकार से, व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक पवनें होती है इसका नाम दिया गया है ना व्यापारिक पवनें, ऐसे याद रखेंगे। तो इनको, मतलब मैं क्या बोला इसको, यहाँ पर जो हवाएं, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर जो पवनें चल रही हैं इसको क्या बोलेंगे, व्यापारिक पवनें बोलेंगे। और इसके पीछे इस प्रकार से इधर जो पवनें चलती हैं इस प्रकार से इधर, इसको पछुआ पवन बोल देते हैं, ठीक है, इसको पछुआ पवन बोलेंगे, या फिर वेस्टलीज बोला जाता है इसको, वेस्टलीज, क्योंकि ये वेस्ट की, मतलब वेस्ट की ओर से आ रही है इस प्रकार से, पश्चिम की ओर से इस प्रकार से आ रही है ना, पश्चिम से इस प्रकार से इधर की ओर चलती हैं। ये देखो, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार चल रही है ना, इसलिए वेस्टलीज कहा जाता है, वेस्टलीज, ठीक है, पछुआ पवनें बोलते हैं, पछुआ पवन, या फिर पछुआ पवन आप ये कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन के पीछे पीछे इस प्रकार से चल रही हैं, वो पीछे चल रही हैं, उल्टा दिशा में चल रही हैं, इसलिए पछुआ पवन इसका नाम पड़ा है। अब इसके बाद इधर जो हवाएं चलती हैं, इधर जो पवनें चलती हैं उसको पोलर विंड बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, पोलर विंड बोलेंगे, पोलर विंड या फिर पोलर ईस्टलीज बोलेंगे, ठीक है, ईस्ट की इस मतलब ईस्ट से आ रही है इस प्रकार से, इसीलिए,
ना, इस प्रकार से इधर, तो इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। तो फिलहाल आपको याद रखना है ये व्यापारिक पवन को, यही हमारे काम का है। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, देखो ये जो भूमध्य रेखा का जो आसपास वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत इस प्रकार से पड़ते रहती हैं इसके आसपास में, इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से इस कम प्रेशर को भरने के लिए इधर से जो हवाएं चलती हैं, इधर जो विंड चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, हवा नहीं बोलेंगे इसको, विंड बोलेंगे या फिर पवन बोलेंगे। तो ये जो पवनें जो इस प्रकार चलती हैं, इन्हीं पवनों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। ठीक है, व्यापारिक पवन बोलते हैं। अब व्यापारिक पवन इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा में आकर के आपस में मिल जाती हैं, भूमध्य रेखा में आकर के आपस में मिल जाती हैं। और जहाँ पर ये व्यापारिक पवनें आकर के मिलती हैं, जिस भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो जोन है उसी में आकर के जहाँ पर मिलती हैं, उसी को हम लोग ITCZ बोल देते हैं, मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोल देते हैं। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इस प्रकार से ये है, मतलब ये एक प्रकार का एक ऐसा जोन है जहाँ पर क्या होती हैं, जो वायु का जो दबाव है, वायु का दबाव कम रहता है, जहाँ पर आकर के जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो मिलती हैं इस प्रकार से। दक्षिण पूर्व, देखो इधर से जो ये जो दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें और पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें, ठीक है, पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें मतलब कि यहाँ पर ये पूर्व और उत्तर से जाने वाली व्यापारिक पवनें है ना, पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें, और ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मतलब इधर से दक्षिण, एक मिनट ऐसा नहीं, ये उत्तर और ये उत्तर, ये पूर्व, मतलब कि ये पूर्वोत्तर व्यापारिक पवन इसको बोलेंगे, और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन मतलब कि यहाँ पर इधर दक्षिण इधर पूर्व, तो ये इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। तो इधर से दक्षिण पूर्व, इधर से पूर्वोत्तर व्यापारिक पवन, इधर से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन जहाँ पर जाकर के मिलती हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन जहाँ पर जाकर के मिलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ITCZ जोन बोलते हैं। ठीक है, ये एक ITCZ जोन है, ये कम दबाव वाला एक बेल्ट है, मतलब एक कम दबाव वाला एक जोन है जिसको हम लोग ITCZ के नाम से जानते हैं। देखो भूमध्य रेखा के आसपास कम वायु दाब वाला एक बेल्ट है जहाँ पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं। ठीक है, जहाँ पर पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जा करके मिलती हैं, वही क्या चीज़ है, ITCZ जोन है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। चलिए, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ITCZ क्या चीज़ है, तो याद रखेंगे जहाँ पर पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती है, वही से क्या बोलते हैं, ITCZ जोन बोल देते हैं, ऐसा टाइप का। ठीक है, सिंपल भाषा में ये 2 लाइन आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर यही चीज़ आपको पूरे इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी को दिया गया है। अब देखो दूसरा चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, ये जो पवनें हैं वो इधर मुड़ क्यों रही हैं, इधर इस प्रकार से इधर मुड़ क्यों जा रही हैं, ये इसको ऐसे आना चाहिए ना, सीधा सीधा क्यों नहीं आ रही हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं आ रही हैं, तो सीधा सीधा न आने का इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जो इस प्रकार से गोल 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 घूम रहा है ना, पृथ्वी इस प्रकार से घूम रहा है अपने अक्ष में, ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से ये जो इस प्रकार से जो पवनें होती हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ जाती हैं। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब कि भूमध्य रेखा से ऊपर अगर देखोगे, है ना, ठीक है, एक मिनट, ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो जो व्यापारिक पवनें हैं हमेशा वो अपने राइट साइड मुड़ रही हैं। ठीक है, हमेशा अपने वो राइट साइड मुड़ रही है, मतलब कि अगर ये पवन इस प्रकार से इधर आ रही हैं तो इसका राइट डायरेक्शन ये है। ठीक है, मतलब ये पवन अगर इसको इधर आना था, इस प्रकार से इसको इधर आना था, लेकिन ये चला गया किधर, इधर चला गया, मतलब इसका राइट डायरेक्शन ये है। आप उधर से जब आओगे इस प्रकार से उधर चलते चलते आओगे तो आपका राइट कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इधर से कोई आदमी चलते चलते आएगा तो उसका राइट कौन सा रहेगा, ये रहेगा, है ना। उसका जो दायां कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इस प्रकार से ये ऐसे, इसी प्रकार से यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अगर कोई व्यापारिक पवनें चलती हैं तो हमेशा अपने लेफ्ट की ओर मुड़ती हैं। मतलब इसको जाना था इधर लेकिन मुड़ जाएगा इधर अपने लेफ्ट की ओर। देखो इधर आप जा रहे हो लेकिन आपको मुड़ जाना है किधर, इधर मुड़ जाना है, लेफ्ट की ओर मुड़ जाना है। इधर जाना था लेकिन मुड़ गया किधर, इधर मुड़ गया, है ना। इस प्रकार से इधर जाना था लेकिन मुड़ किधर गया, इधर मुड़ गया, ऐसे। तो इधर मुड़ जा रहा है। ये मुड़ने का जो कारण है ये है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स एक प्रकार का फोर्स होता है, एक कोरियोलिस फोर्स होता है। देखो एक प्रकार का बल होता है। और कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, जब पृथ्वी घूमता है ना, घूर्णन होता है, तो पृथ्वी घूर्णन की वजह से यहाँ पर एक बल काम करता है जिसको यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बोला गया है। तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जा रही हैं। ठीक है, राइट साइड मुड़ जा रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में वो अपने लेफ्ट साइड मुड़ जा रही हैं। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है। देखो कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स
टूवर्ड्स द राइट, देखो राइट डायरेक्शन में कहाँ बोल रहा है, राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि लेफ्ट ईयर मुड़ेंगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से जो ITCZ लाइन होता है वो अपने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किधर किधर मुड़ती हैं आपको ये समझ में आ गया। उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, हमेशा अपने राइट में मुड़ेंगी, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, हमेशा अपने लेफ्ट में मुड़ेंगी। इसीलिए पवन इस प्रकार से ऐसा कुछ है ना। इनको भी आप देख लो, ये पछुआ पवनों को भी देख लो। पछुआ पवन को देखो, पछुआ पवन जाना चाहिए इसको इधर ऊपर जाना चाहिए ऐसे, लेकिन जाता है इधर, ये अपने राइट में मुड़ गया ना। इसको भी देख लो, इसको जाना चाहिए इधर, ठीक, इधर ये आ रहा था लेकिन ये अपने लेफ्ट में मुड़ गया, ठीक, इधर लेफ्ट रहेगा। ध्यान से देखो, उधर से आओगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। तो ऐसा होता है, मतलब कि राइट और लेफ्ट में मुड़ने का जो कारण है वो क्या है, कॉरियोलिस फोर्स है। और ये फेरल का नियम है, फेरल्स लॉ, ठीक है। फेरल नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने इस नियम को दिया था। क्या नियम दिया था कि कोई भी पवन अगर उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो हमेशा वो अपने राइट में मुड़ेंगे, कोई भी पवन अपने दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो हमेशा अपने लेफ्ट में मुड़ेंगे। तो ये होता है फेरल के नियम के आधार पर ये कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग, क्या डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पर, जो विंड है वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो कॉरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड्स, उत्तरी गोलार्ध में राइट और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट। चलो, तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर जो हम लोग ITCZ लाइन समझा ना, ये जो ITCZ लाइन यहाँ पर मैं आपको समझाया हूँ, है ना, ये जो ITCZ लाइन का क्या है, ITCZ लाइन एक कम वायु दाब वाला बेल्ट है जहाँ पर पूर्वोत्तर व्यापारिक पवनें और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आकर किस प्रकार से मिलती हैं। तो ये जो कम दबाव वाला बेल्ट है, ये कम दबाव वाला बेल्ट एक ही जगह पे नहीं रहता, यहाँ पर सिंपल ऐसे एक ही जगह पे नहीं रहता, ये सूर्य की स्थिति के साथ ऊपर नीचे खिसकते जाता है। मतलब कि सूर्य अगर इधर खिसकेगा, इस प्रकार सूर्य इधर आ जाएगा तो थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और सूर्य अगर नीचे आ गया, सूर्य यहाँ पर रहेगा तो ये इधर चला जाएगा, थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। मतलब कि एक बार ये ऊपर एक बार नीचे इस प्रकार से खिसकते रहता है। मतलब कि ये जो ITCZ लाइन है वो क्या होगा, मतलब मई जून का जब महीना रहेगा तो थोड़ा ऊपर रहेगा, इस प्रकार से ऊपर में रहेगा। लेकिन वही जब दिसंबर जनवरी का महीना रहेगा, जिस समय हमारे भारत में ठंडी रहता है, दिसंबर जनवरी के महीने में नीचे रहेगी इस प्रकार से ITCZ लाइन। भूमध्य रेखा के आसपास में ही रहेगा, भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर चला जाएगा या भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास ही रहेगा। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये ITCZ लाइन है जो इस प्रकार से, ये जून जुलाई का महीना है, ठीक है, मई जून या फिर जून जुलाई का महीना है, इस समय थोड़ा ऊपर है, ठीक है, भूमध्य रेखा से। ये भूमध्य रेखा ऐसे, भूमध्य रेखा थोड़ा ऊपर चला गया है। इसी प्रकार से आप इसको देखेंगे, दिसंबर जनवरी के महीने में ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से नीचे रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा टाइप का होता है। फिलहाल इसके पीछे मत जाइए, मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो एक चीज़ और यहाँ पर हम कह सकते हैं, सूर्य अगर यहाँ पर इस प्रकार से, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जो स्थल वाला जो भाग होता है, जो जमीन वाला भाग रहेगा वो जल्दी गर्म होता है, जो पानी वाला भाग होता है वो कम गर्म होता है। यहाँ पर जो स्थल वाला जो भाग है वो जल्दी गर्म होने की वजह से, ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो ITCZ जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इधर खिसक गया है, इधर खिसक गया, देखो, है ना। वैसे ही अगर हम नीचे में बात करेंगे, इस प्रकार सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम रहेगा। तो ITCZ लाइन यहाँ पर ज़्यादा खिसक गया है, देखो यहाँ पर इधर ज़्यादा खिसक नहीं पाया है ये, है ना। और वैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर स्थल वाला भाग है तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लो है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, इसलिए जो ITCZ लाइन इधर ज़्यादा खिसक गया है, देखो, ठीक, इधर इस प्रकार से। यहाँ पर स्थल वाला भाग है इसलिए ITCZ लाइन इधर खिसकने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ पर जल वाला भाग है तो यहाँ पर नहीं खिसका है। तो इस प्रकार से है जो ITCZ लाइन होता है, एक बार ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, एक बार थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ITCZ लाइन आपको समझ में आ गया, एक कम दबाव वाला, एक कम वायु दाब वाला एक बेल्ट है जो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भारतीय मानसून का जो तापी सिद्धांत है इसको समझेंगे। मतलब यहाँ पर जो मानसून आता है हमारे भारत में कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है, इसको हमको समझना है। तो पहले यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको देख लीजिए। जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ठीक है। अरबी भाषा क्या, मौसम शब्द से हुई है। मानसून शब्द का प्रथम अध्ययनकर्ता, मतलब प्रथम अध्ययन किसने किया, भूगोलवेत्ता अल मसूदी, ठीक है, याद रखेंगे। मानसून शब्द का सबसे पहले अध्ययन किसने किया है, ये अल मसूदी ने क्या किया है, मानसून शब्द का अध्ययन किया है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं तो 125 सेंटीमीटर की
औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, भारत में एनुअल मतलब एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 125 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ना ये। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। मेघालय मेघालय का मौसिनराम, ठीक है, मेघालय का मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्या चीज़ है? स्थान है। और भारत में जो लद्दाख है, लेह, ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? लेह लद्दाख है, क्योंकि यहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाती। ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में देखेंगे यहाँ तक मानसून नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत पूरा रोक लेता है। हिमालय पर्वत क्या कर लेगा? ये मानसून किस प्रकार से रोक लेगा, इधर से बढ़ने नहीं देगा आगे, तो मानसून यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए सबसे कम वर्षा यहाँ पे होती है और सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है? मिनिमम है और यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम वर्षा है। ठीक, ऐसा टाइप का है। और इसके बाद देखो, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान ब्रियावली है, बीकानेर राजस्थान। ब्रियावली बीकानेर राजस्थान, ब्रियावली जगह का नाम है, बाकी बीकानेर में है, राजस्थान में ये। इसी प्रकार से शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाएगा तो क्या है? द्रास है, लद्दाख। लद्दाख में क्या है? सबसे ठंडा स्थान। और राजस्थान में क्या चीज़ है? सबसे गर्म स्थान। यहाँ पर गर्म स्थान है और लद्दाख में क्या है? ठंडा स्थान है। ठीक, इस प्रकार से। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इसको यहाँ पर समझा। अब देखो भारतीय मानसून का तापी सिद्धांत को। ठीक है, अब ये तापी सिद्धांत को किसने दिया था? इसको रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एडमंड हैली ने। एडमंड हैली ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जो तापी सिद्धांत है इसको दिया था। तो एशियाई मानसून की उत्पत्ति का व्याख्या कौन करता है? एडमंड हैली का ये जो तापी सिद्धांत है ये व्याख्या करता है। या फिर भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जो व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत है तो कौन सा है? तापी सिद्धांत है। और किसने दिया था? एडमंड हैली ने इसको दिया था। ठीक है, इसमें दूसरा लाइन याद रख लेंगे। इसको देखो, याद होगा तब तो ठीक है, वरना इसको समझाऊंगा मैं आपको आगे। इस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप महासागरों में ऊष्मण में अंतर के कारण इसमें उत्पन्न तापी विरोधाभास है। देखो क्या होता है? ऊष्मण में अंतर मतलब कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है ना, भारत का स्थल वाला भाग और इधर जल वाला भाग, समुद्र, और यहाँ पर स्थल वाला भाग, मतलब कि महाद्वीप और महासागर वाला स्थान, इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस आता है। यहाँ पर टेम्परेचर कम, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से, मतलब कि ऊष्मण में अंतर होने की वजह से तापी विरोधाभास है, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो इसी वजह से फिर वहाँ पर हवाएं चलती है और मानसून को लेकर के वहाँ पर वर्षा करा देती है। ठीक, ऐसा टाइप का कुछ है। और बाकी ये चीज़ जो मैं समझा चुका हूँ आपको, ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, मैं समझा चुका हूँ आपको। जो मई जून का जो महीना रहेगा उसमें क्या होगा? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो वायुदाब है वो निम्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? वायुदाब निम्न हो जाता है। यहाँ का जो वायुदाब होता है वो निम्न हो जाता है, मतलब कि इस प्रकार से। ठीक है, ये इधर क्या रहेगा? ठीक है, ये क्या चीज़ है? मई जून में क्या होता है? ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। और यहाँ का जो प्रेशर होगा, मतलब वायुदाब, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी चीज़ को यहाँ पर बोला जा रहा है। वायुदाब वहाँ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाता है, निम्न वायुदाब केंद्र का विकास हो जाता है। इसके कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब की ओर खींची चली जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है? दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें निम्न वायुदाब की ओर क्या हो जाती है? खींची चली जाती हैं। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण प्रवाह के कारण दक्षिण की ओर क्या है? दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, मतलब कि अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं, जहां इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से बोल रहा है, बाकी उधर समझेंगे उसको तब समझ में आएगा, है ना। यहाँ पर दिमाग खपाने का कोई मतलब नहीं है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कही जाती है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखो सिंपल सा, ये हमारा इस प्रकार से भारत है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये इस प्रकार से हमारे पृथ्वी में, यहाँ हमारा भारत है, यहाँ पे कर्क रेखा है, सॉरी यहाँ पे मकर रेखा है और यहाँ पे कर्क रेखा है। तो यहाँ पर जो व्यापारिक पवन है इस प्रकार से इधर जाती हैं, है ना, इस प्रकार से इधर जाते रहती हैं ऐसे। अब सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, इन व्यापारिक पवनों को किधर जाना पड़ेगा? यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि ITC रेड लाइन कहाँ बनेगा?
यहाँ बनेगा, ITCZ वहाँ बनेगा, तो इन नीचे वाले व्यापारिक पवनों को भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए भूमध्य रेखा क्रॉस करेंगे लोग, भूमध्य रेखा क्रॉस करके ये इधर मुड़ जाएंगे। इधर क्यों मुड़े हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गए। उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपने राइट साइड मुड़ जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा लेफ्ट राइट रहते हैं, मैं बताया था आपको। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें रहेंगी इस प्रकार से वो अपने राइट साइड मुड़ जाएंगी। मतलब कि जो भारत में जो मानसून आएगा ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ से आएगा, ये ऐसे, ठीक इस प्रकार से यहाँ से मानसून आएगा। अरे मानसून यहाँ से दो भाग में बढ़ जाएगा, ये ऐसे, ठीक एक भाग इधर जाएगा और एक भाग यहाँ पर आकर के यहाँ वर्षा करा देगा, ठीक है। तो 1 जून को केरल के तट वाले क्षेत्र में वर्षा हो जाती है। 1 जून को क्या हो जाएगा, यहाँ पर केरल के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर से टकराकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें अरब सागरी शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, है ना, मतलब कि अरबियन सी ब्रांच और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दो ब्रांच में बढ़ जाती है, मतलब 2 शाखाओं में यहाँ पर बट जा रही है। अरब सागरी शाखा, ये अरब सागरी शाखा है और ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, 2 भागों में बढ़ गई, बट 2 भागों में बढ़ जाती है। अब देखो ये जो मानसूनी पवन इस प्रकार से यहाँ पर पहुंची है ना, अब ये भारत में कैसे प्रवेश करती हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखो ये जो मानसूनी पवन है यहाँ पर आई, पहले कहाँ वर्षा करा दी, ये केरल और कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा कराई और आगे बढ़ गई। लेकिन इससे भी पहले यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, देखो यहाँ अंडमान और निकोबार है ना, यहाँ पर भी वर्षा कराई थी ना, ऐसे यहाँ पर भी वर्षा हो जाता है। चलो फिलहाल यहाँ पर केरल के तटीय क्षेत्र में वर्षा यहाँ पर होने के बाद ये जो मानसूनी पवन इस प्रकार से आगे बढ़ जाती हैं और इधर ये घुस कर इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है ये। और आगे बढ़ने के बाद जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ पर उसको मिलता है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। ये मेघालय है, मेघालय का मासिन राम यहीं पे है, मेघालय का मासिन राम यहीं पे है। और ये मासिन राम के आसपास में यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, इसका जो आकृति है कीप नुमा है, यहाँ की जो आकृति है वो कैसा है, ऐसे कीप नुमा है, ऐसे कीप नुमा, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ आकृति है, यहाँ पर अगर मानसून गया तो फंस जाएगा बीच में। कीप कैसे होता है, ऐसे होता है ना, चाड़ी आप लोग जानते होंगे, ऐसे मिट्टी तेल वगैरह आप लोग लेने गए होंगे या फिर तेल वगैरह जब लेने जाते थे, कीप नुमा ऐसा रहता है ना, चाड़ी होता है। तो इसमें इस प्रकार से अपन डालते हैं तो क्या होता है, सीधा अंदर जाता है इस प्रकार से, इधर इसको भगने का जगह नहीं मिलता, इधर तरफ वो नहीं फैलता है, सीधा कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो 3 जो पहाड़ियाँ मैं बताया हूँ, गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, मतलब मेघालय में वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कीप नुमा उसका आकृति बन जाता है। ऐसे कीप नुमा आकृति बनने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वर्षा वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर से जो मानसून इस प्रकार से आई थी, ये मानसून यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ये मानसून आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे इधर चले जाएंगे, ऐसे इसका डायरेक्शन किधर चला जाएगा, धीरे धीरे इधर। और ये वाला क्षेत्र है ना, ये वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब क्या होता है, जहाँ पर वर्षा कम होती है या फिर जहाँ पर क्या हो जाता है, कोई पहाड़ी होता है, पहाड़ी की वजह से वहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाती, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोल देते हैं। तो मानसून इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं और ऐसे जहाँ यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप मिल जाता है और उस गैप से घुस करके अंदर इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर हमको अरावली पर्वत मिलता है, अरावली पर्वत के पैरेलल मानसून पहुँच जाती है, ऐसे मतलब पैरेलल इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं, यहाँ से अंदर ऐसे घुसती हैं। इधर वाली जो मानसून है इस प्रकार से, ये जो मानसून है इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक के अंदर घुस किस प्रकार से यहाँ पर वर्षा कराया। ये कटा छटा है ना, ये वाला जो क्षेत्र है जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट क्या है, कटी छटी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, इसलिए इसको अंदर घुसने के लिए जगह मिल जाता है और अंदर घुस करके यहाँ पर पूरा इस वाले क्षेत्र में ये वर्षा करा देता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाले क्षेत्र में जो वर्षा हम देख रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ के वाले क्षेत्र में जो वर्षा देख रहे हैं, इसमें 90% तो योगदान इसका है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% योगदान होता है ये वाले क्षेत्र में वर्षा कराने का, और इसके बाद यहाँ पर मात्र 10% योगदान होता है इधर, ये अरब सागरी शाखा का योगदान।
अब यहाँ पर जो मानसून यहाँ पर जो पहुंची थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करा देगी, और बचा खुचा मानसून थोड़ा और आगे बढ़ती हैं, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये हिमालय पर्वत का ये वाला हिस्सा इसको मिल जाता है। इस यहाँ पर टकरा करके जो मानसून यहाँ पर टकरा के बहुत ज़्यादा बारिश कराती है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2-3 क्षेत्र है, जैसे कि ये वाला क्षेत्र केरल कर्नाटक का तटीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो मेघालय वाला क्षेत्र है वो हो गया अधिक वर्षा वाला। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर पूर्व की जो पहाड़ी है ये वाला क्षेत्र भी क्या हो जाता है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र बन जाता है, और फिर मानसून फिर इधर मुड़ जाता है। ठीक, ऐसे इधर धीरे धीरे मुड़ेगा, और ये इसके पैरेलल वर्षा कराते करते मतलब हिमालय से टकराते ना, हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उससे टकराते इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, और यहाँ पर ये मानसूनी पवनें यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ती हैं, दिल्ली के पास जाकर के, यहाँ पर दिल्ली के पास जाकर के दोनों आपस में वर्षा कराती हैं, और इस वाले क्षेत्र में हल्का फुल्का ऐसा वर्षा होती है। ठीक है, तो ये मानसूनी पवनें किस प्रकार से किधर जाती हैं उसको मैंने आपको समझाया। सबसे पहले कहाँ पे वर्षा होती है वो भी मैंने आपको समझाया। सबसे पहले ये वाले क्षेत्र में वर्षा होगी। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी, यहाँ पर होती है सबसे अधिक वर्षा मेघालय वाले क्षेत्र में, है ना। मेघालय में क्या होगा, सबसे अधिक वर्षा। और भारत में अगर पूछा है 2-3 क्षेत्र ऐसा नाम बताओ जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो मैंने ये केरल कर्नाटक का तटीय क्षेत्र बता दिया, मेघालय वाला क्षेत्र बता दिया, उत्तर पूर्व की पहाड़ी है यहाँ पर भी बहुत अधिक वर्षा होती है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, ये रेनफॉल यहाँ पर दिया हुआ है, 400 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा इस वाले क्षेत्र में, है ना, इस वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। फिर 200 से 400, ठीक है, ये 200 से 400 वाला क्षेत्र, ये 200 से 400 वाला क्षेत्र, इस प्रकार से 200 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर, ये वाला जो क्षेत्र है 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। फिर 60 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है 60 से 100 है, फिर उससे भी कम, फिर उससे भी कम, और सबसे कम यहाँ पर देखो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र सबसे कम। ठीक है, तो भारत में किस प्रकार से कैसे कैसे वर्षा होती है मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया। भारत में जो वर्षा होती है, भारत के 35% भूभाग पर, है ना, भारत के 35% भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पर क्या हो रहा है, 400 से अधिक वर्षा हो रही है। 400 और 200 के बीच में यहाँ पर बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा हो रही है, और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ठीक है, सिर्फ 75 सेंटीमीटर की वर्षा, मतलब कि यह 75 सेंटीमीटर वाली जो वर्षा वाला क्षेत्र है ये, है ना, ये इस प्रकार से ये वाला। तो भारत का लगभग 35% क्षेत्र ऐसा है, भारत का लगभग 35% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। मेघालय का जो मौसिनराम है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है, लद्दाख में। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है क्योंकि मानसून वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पूरा क्या कर लेगा, मानसून को रोक लेगा। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे भारत में कैसा कैसा है, तो ये दिया हुआ है। ठीक है, देखो इधर ये पहाड़ी है, पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट, इस प्रकार कटी छठी पर्वत श्रृंखला के रूप में, इसलिए मानसून यहाँ पर अंदर घुस जाती है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से मानसून जो यहाँ तक पहुँचती हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे मुड़ते किधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे इस प्रकार से। इधर वाली जो मानसून इस प्रकार से आगे बढ़ते यहाँ से अंदर घुसेंगे, यहाँ से अंदर घुसेंगे, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते यहाँ तक चली जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मानसून कैसे हमारे भारत में आती है, तो ये हम लोगों ने इसको समझा। ठीक है, तो मानसून का जो तापी सिद्धांत है इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। मानसून के तापी सिद्धांत के माध्यम से भारत में वर्षा कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। और इसके बाद हम लोग ये लौटता हुआ मानसून देखते हैं। ठीक है, देखो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस प्रकार से जो हम लोग मानसून देखे हैं, है ना, इस प्रकार से भारत में जो वर्षा कराती है इस प्रकार से घुस करके ऐसे, तो ये जो भी क्या है ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। अब इसके बाद ये जो मानसून है लौटता हुआ मानसून, ठीक है, ऐसे लौटता हुआ मानसून हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। तो ये मानसून ऐसे लौटता है, तो यहाँ पर देखो मानसून लौटता हुआ मानसून क्यों बोलते हैं, तो जैसे कि हम पृथ्वी की जो हम स्थिति वगैरह अभी देखे हैं, है ना, कहाँ पर देखें, ये सब देखें, मतलब सूर्य की स्थिति हम लोग जब देखे हैं, तो जैसे जैसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, इस जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर है तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनेगा। लो प्रेशर जोन बनेगा तो जो भी हवाएं हैं, मतलब जो विंड है, इस प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, ऐसा हम लोगों ने देखा था। इस प्रकार से यहाँ पर विंड चलती है और जा करके भारत में मानसून लाती है, ऐसे हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ लिया है। अब ये जो सूर्य है धीरे धीरे इधर खिसकना शुरू कर देगा। इधर जब खिसकना शुरू कर देता है
तो जो लो प्रेशर जोन है इधर बनना शुरू हो जाता है। तो जब इधर लो प्रेशर जोन बनता है तो फिर से जो मानसून है, मतलब जो पवनें हैं इस प्रकार से इधर चलेंगी, है ना, इधर चलेंगी। तो भारत में आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये मानसून किधर जा रही हैं, पहले इधर जा रही थी, अब ये मानसून लौट रही है, इधर लौट रही है, ऐसे, है ना। तो इसी को इसीलिए क्या बोला गया है, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो जो मानसून इस प्रकार से इसको इधर से लौटते हुए आ रहे हैं। तो जब इधर से ये आता है तो इसके पास इतना नमी नहीं रहता है, नहीं रहता है कि वो इस वाले क्षेत्र में वर्षा करा पाए। ठीक, इधर वर्षा कराने के लिए इसके पास इतना ज़्यादा नमी नहीं रहता है। नमी उसको जब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, समुद्र से मिलेगा। तो ये वाले क्षेत्र में जब ये मानसून ऐसे पहुँचते ही लौटता हुआ मानसून, तो यहाँ से नमी उठा करके, मतलब समुद्र से नमी को उठा करके आगे ले जाती हैं और आगे ले जा करके यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में वर्षा करा देती हैं। मतलब कि लौटते हुए मानसून से मुख्य रूप से यहाँ पर जो तमिलनाडु जो क्षेत्र है, तमिलनाडु यहाँ पर, है ना, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब ये लौटते हुए मानसून से। और वैसे भी ये लौटते हुए मानसून से मात्र 13% वर्षा हम लोग देखें, भारत में 13% वर्षा यहाँ पर लौटते हुए मानसून से होती है। और कहाँ पर होती है पूछा जाएगा तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए एक बार पढ़िए, शरद या फिर शीत ऋतु में जब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, ठीक है, मैंने समझाया कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा में ना पड़ के अब कहाँ पड़ रही है, धीरे धीरे मकर रेखा साइड जा रही हैं, मकर रेखा में पड़ने लगती है। तो एशिया का स्थानीय भाग महासागरों की तुलना में अधिक ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायु दाब, ये सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। सिंपल यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जो हवाएं हैं वो महासागर की ओर बहने लगती हैं, ठीक है। जो पवनें हैं वो किस प्रकार से किधर बहेंगी, इस प्रकार से महासागर की ओर बहने लगेंगी, मतलब स्थल वाले भाग से किधर कहाँ आएंगी, इधर जल वाले भाग में आएंगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से इधर आएंगे। तो जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं तो वहां से आर्द्रता, मतलब कि नमी ग्रहण कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं, ठीक है। मतलब तमिलनाडु में पहुंच करके ये वाले क्षेत्र में क्या कर देंगे, वर्षा कराएंगे। इसे उत्तर पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व क्योंकि किधर से आ रही है, उत्तर और पूर्व, ठीक है, इधर पूर्व है इधर उत्तर है, तो इधर आने का डायरेक्शन किधर है, उत्तर पूर्व है, ठीक है। उत्तर पूर्व दिशा से इस प्रकार से आ रही है मानसूनी, मतलब ये वाली पवनें जो हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा कहेंगे, या फिर इसी को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, ठीक है। लौटता हुआ मानसून क्या बोलेंगे, इसको लौटता हुआ मानसून, ध्यान में रखेंगे। यह लौटता हुआ मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून इंग्लिश में बोलेंगे तो रिट्रीटिंग मानसून के नाम से इसको जानेंगे, लौटता हुआ मानसून। चलिए, तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने लौटता हुआ मानसून को भी समझा। अब हमको यहाँ पर जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पर, है ना, यहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है इसी के कॉन्सेप्ट पर हमको यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ को समझना है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को समझना है। देखिए पहले तो समझिए जेट स्ट्रीम क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी विक्षोभ तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ इस प्रकार से इधर आती हैं, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे देखेंगे। लेकिन ये जो जेट स्ट्रीम है ये जब यही लेकर आती है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ को कौन लाती है, तो जेट स्ट्रीम के माध्यम से ही यहाँ पर ये आता है, मतलब ये आती हैं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ है वो, तो इसको हमको समझना। देखो तो जेट स्ट्रीम है क्या, जेट स्ट्रीम पृथ्वी के वायुमंडल में, देखो पृथ्वी के वायुमंडल में अति तीव्र गति से चलने वाली वायु प्रवाह प्रणाली है, मतलब एक प्रकार से बहुत स्पीड में चलने वाली, इस प्रकार से एक क्या है, पवनें हैं, पवनें नहीं मतलब एक स्पीड में चलने वाली वायु प्रवाह है, मतलब एक प्रकार की हवाएं हैं जो कि बहुत तीव्र गति से इस प्रकार से चलती हैं। पवनें बोलो वो भी सही रहेगा, मतलब बहुत तीव्र गति से चलने वाली एक प्रकार से इस प्रकार से हवाएं हैं जो कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं, मतलब ऊपर चलती, मतलब ऐसा नहीं एकदम तल वाले क्षेत्र में नहीं, थोड़ा ऊपर में, लगभग 10-12 किलोमीटर के ऊपर में ये चलती रहती हैं, जो निम्न वायुदाब के मौसम को भी प्रभावित करती है। शीतकाल में पूरे पश्चिमी तथा मध्य एशिया में उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मतलब इस प्रकार से इसका डायरेक्शन किधर होता है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की, इस प्रकार से ये जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती हैं। और जब यह तिब्बत के पठारे पहुंचती है तो अवरोध के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। देखो और आगे पढ़ लो इसको, एक शाखा तिब्बत के पठार के ऊपर के समानांतर बहने लगती है तथा दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगती है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर पश्चिमी विक्षोभ लाती है। देखो फिलहाल इसको अभी छोड़ो, है ना, इसको बाद में पढ़िएगा, यहाँ पर समझो।
यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा, इस प्रकार जो जेट स्ट्रीम होता है वो बहुत तीव्र गति से चलने वाली एक प्रकार की हवाएं हैं, ठीक, एक प्रकार की विंड है। तो इस प्रकार से बहुत तीव्र गति से देखो यहाँ पर जब इस प्रकार से जब जेट स्ट्रीम चलते रहते हैं, इस प्रकार से जब जेट स्ट्रीम चलती हैं तो जेट स्ट्रीम के साथ ही साथ यहाँ पर ये जो हम लोग देखते हैं मेडिटेरियन सी, इधर ब्लैक सी, इधर कैस्पियन सी, सॉरी ये कैस्पियन सी, तो ये जितने भी अपन सी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लैक सी देखते हैं, मेडिटेरियन सी देखते हैं, कैस्पियन सी, इन सभी समुद्र से, मतलब ये जो भी सी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से जेट स्ट्रीम क्या करती हैं, अपने साथ नमी उठा लेती हैं और नमी को उठा करके इधर लेकर जाती हैं। ये नमी को जब इधर लेकर के जाती हैं तो यहाँ पर जब हम लोग हिमालय पर्वत देखते हैं ना, हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से हिमालय पर्वत से टकराने के बाद, हिमालय पर्वत से जब टकराती हैं, जब जेट स्ट्रीम को जो इस प्रकार से जो आती हैं, यह मतलब ये जो हवाएं चल रही हैं इस प्रकार से, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को ला कौन रहा है, जेट स्ट्रीम ला रहा है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये आ किसकी वजह से रहा है, जेट स्ट्रीम की वजह से। तो यहाँ पर जब पहुँचती हैं तो हिमालय से टकराने के बाद दो भाग में बढ़ जाती हैं, एक भाग इधर ऊपर की ओर, तिब्बत के पठार के ऊपर की ओर इस प्रकार, ठीक है, इधर तिब्बत का पठार है तो तिब्बत के पठार के ऊपर की ओर इस प्रकार चली जाएंगी, और दूसरा भाग इस प्रकार से इधर हमारे भारत में आएंगी। और भारत में आने के बाद ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र मतलब कि आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र हो गया, तो इस वाले क्षेत्र में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वर्षा कराती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पे वर्षा कराती है, तो ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कराती हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत में सभी जगह पे वर्षा नहीं होती है, ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी विक्षोभ से मात्र ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा होती है, और ये भी शीतकाल में होती है ना, मतलब जब हमारे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ते रहती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है हमारे भारत में। और ये सिर्फ इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे और भी ज़्यादा ठंडी हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पर लगने लगता है, ठीक है, दिल्ली वाले क्षेत्र में। यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तक इसका प्रभाव लगभग न के बराबर हो रहता है, मतलब कभी कभार, अब देखे होंगे कभी कभार ठंडी के मौसम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बदली छा जाता है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, बारिश वारिश कभी कभार छींटे छपाट हो जाता है, लेकिन जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है ना। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके माध्यम से हमारे भारत की एक उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यही एक दो क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ पंजाब में भी कह सकते हो, कुछ यहाँ पर दिल्ली के आसपास, तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए, तो ये हुआ। तो ये हम लोगों ने जितना भी वर्षा का जो कारण है भारत में, देखो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से देख चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, ये भी हम लोग देख लिए, मात्र 3% वर्षा होती है, 13% यहाँ पर लौटते हुए मानसून से, 74% पश्चिमी मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून से, और 10% जो चक्रवात वगैरह आता है उसके माध्यम से। तो ये सब को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या है यहाँ पर पढ़ने के लिए, ये दो चीज़, ला नीना और अल नीना, ठीक है, ये दो चीज़ बचा हुआ है। लेकिन इसको मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा टॉपिक और बनाकर मैं इसको डालूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ना, ये जितना भी अभी मानसून वगैरह पढ़ रहे हैं उनसे हट कर टॉपिक है, तो इसको मैं अलग वीडियो बनाकर डालूंगा जिससे आपको वहाँ पर देखने, मतलब कि अलग से लिखा रहेगा तो इसको पढ़ने और समझने में आसानी हो, ठीक है। अलग टॉपिक बनाकर इसको मैं डालूंगा। चलिए, तो इसको अपन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।